हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष लूथरा। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 8 है, प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, इस चैप्टर के बेसिक्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी कि ये इस चैप्टर की बेसिक वीडियो है और ये बेसिक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक 9th क्लास में नहीं थी और ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा। जैसे कि एक कंसेप्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, जो कि पहले 10th क्लास में था और अब ये आपके इसी 9th क्लास में इस चैप्टर में दे दिया गया है। और इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीपी। ये 11th क्लास का चैप्टर है जो कि आपके 9th क्लास में इसी चैप्टर में आपको दिया गया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा आसान हो सके, जितना ज़्यादा ईज़ी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, उतना ज़्यादा ईज़ी मेथड मैं आपको समझाऊँगा। और एक बार आप ये बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से समझ गए इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो हमें अपने दिमाग में ये प्रेशर नहीं रखना कि अरे हमें कुछ 10th क्लास का यहाँ पर दे दिया गया या 11th क्लास का यहाँ पर दे दिया गया। नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। जो यहाँ पर दिया गया है, हमें उसको समझना है। हमें एक ईज़ी मेथड चाहिए, हमें वो समझ में आना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 10th का क्या दिया गया या 11th का क्या दिया गया। अगर आपको ईज़ी मेथड मिल गया, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वो आपके लिए फिर आसान है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बेसिक्स में स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस से। यानी कि हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन देखिए, अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म। यानी कि जो जब हम कहते हैं ना सीक्वेंस, तो इसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर्स दिए गए होते हैं, उनका एक खास ऑर्डर होता है और यहाँ पर हर नंबर को हम टर्म कहते हैं। अब हम इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखिए होते हैं कॉमन सीक्वेंसेस। अब कॉमन सीक्वेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का भी सीक्वेंस बन सकता है। कैसे बन सकता है? 1 2 3 4, और ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूशन, ये इसी पैटर्न में आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आप इस सीक्वेंस का ऑर्डर देख सकते हैं, इसका पैटर्न देख सकते हैं कि हर टर्म्स के बीच में, हर दो टर्म्स के बीच में एक एक नंबर का गैप है। 1 और 2 में कितना गैप हो गया? 1 का। फिर आगे फिर 1 का गैप आ गया, 2 से 3 हो गया, फिर 1 का गैप आ गया, 3 से 4 हो गया, और ऐसे ही आगे कॉन्टिन्यूशन में रहेगा। तो ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस हो गया। अब देखेंगे ओड नंबर्स का सीक्वेंस। ओड नंबर्स 1 3 5 7 9, एक के बाद एक ओड नंबर्स आते जा रहे हैं। तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये ओड नंबर्स का सीक्वेंस है। इससे पहले जो हमने देखा था, ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस था, ये ओड नंबर्स का सीक्वेंस है। 1 3 5 7 9, आगे क्या आएगा? 11, उसके आगे क्या आएगा? 13। ऐसे आप 2 2 ऐड करते जाएंगे, आपको अगला ओड नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 का गैप है और ये ओड नंबर्स यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद आता है ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस। अब इसको मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अब हो सकता है कि आप कहे भाई ट्रायंगुलर नंबर का क्या मतलब हुआ, यहाँ तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम इसको ट्रायंगुलर नंबर कहे। अब इसको समझते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स का ये जो सीक्वेंस है, इसमें सबसे पहले है 1, तो यहाँ पर हमने लिया 1 और इसको 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यहाँ पर ये सर्कल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं अगले पे। 1 के बाद क्या है? 3। अब यहाँ पर हमने ये 3 लिखा। अब एक सर्कल तो ऑलरेडी था इधर, उसके साथ यहाँ इस तरीके से ये 2 सर्कल बना दिया। अब आप ऐसे ज्वाइन कीजिए, ये आपको ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है 6। अब 6 में ये एक सर्कल और उसके बाद ये 2 सर्कल, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यही आ गया। उसके बाद यहाँ 3 सर्कल और बना दिए। ठीक है, टोटल हो गए 6। अब ज़रा ऐसे ज्वाइन कीजिए, फिर से देखिए ट्रायंगल की शेप नज़र आ रही है। उसके बाद अगला लेते हैं 10, यहाँ पर हमने 10 लिया। अब इसमें 3 और 3 6, 6 तो यहाँ तक था, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 3 6, ये तो पिछले जैसा ही हो गया। उसके बाद हमने ये 4 सर्कल और यहाँ पर लगाए। अब टोटल हो गए 10। अब इनको ज्वाइन कीजिए। अब देखिए फिर से आपको ये ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है। फिर अगला देखते हैं 15। 15 में 1 और ये 2 हो गए, 3 हो गए और ये हो गए 6 और यहाँ तक हो गए आपके 10। ये तो हो गया ये इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 15। अब इनको ज्वाइन कीजिए। फिर से आपको यहाँ पर ट्रायंगल की शेप नज़र आ रही होगी। अब ये जो सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस, इसको समझने का एक और भी तरीका है कि आप इसी को देखकर कैसे समझ जाएंगे कि ये वाकई में
ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस है, बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है 1, 1 से अगला नंबर क्या होता है 2। तो 1 में जब 2 ऐड किया, 1 में जब 2 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब 2 से अगला नंबर क्या होता है 3, 3 में 3 ऐड किया तो आपको 6 मिल गया। अब 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, 6 में 4 ऐड किया तो 10 मिल गया। 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, 10 में 5 ऐड किया तो 15 मिल गया। तो ये भी एक पहचान होती है ट्रायंगुलर नंबर्स के सीक्वेंस की। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी ट्रायंगुलर नंबर के इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब ये चैप्टर है ही इस तरीके का स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई एक टॉपिक अभी देख रहे हैं ना, तो सारा ध्यान उसी पे लगाना है, उसको अच्छे से समझना है, अपने दिमाग में उसको सेट करना है, फिट करना है। जैसे अगर अभी आप ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान इस पर होगा। आप इसको पहले एकदम पक्का कर लेंगे और फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, फिर सारा ध्यान उस पर लगाएंगे। इस तरीके से ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद हम सीक्वेंस देखेंगे इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स का सीक्वेंस कैसा होता है, ये सब इवन नंबर्स है। 2, उससे अगला इवन नंबर 4, अगला इवन नंबर 6, अगला इवन नंबर 8, अगला इवन नंबर 10, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा। सब में देख रहे हैं ना, 2-2 का गैप है, और ये सभी इवन नंबर्स है। अब इसके बाद आता है सीक्वेंस स्क्वायर नंबर्स का। स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर आगे बढ़ेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये कॉन्टिन्यूशन लगाई है। तो ये स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस है। अब इसके बाद हम देखेंगे नोटेशन फॉर सीक्वेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टर्म्स यहाँ पर हम देखते हैं ना सीक्वेंस में, जैसे ये टर्म्स है, इन टर्म्स को हम लिखते कैसे हैं, इनको हम किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 3 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 7 है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 9 है, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए T1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। अगर आप चाहें तो इसको A1 भी लिख सकते हैं। A1 इज इक्वल टू 1 मतलब वही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है। आप T1 लिखिए, A1 लिखिए, या कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, S1 लिखिए, या कोई भी वेरिएबल यूज़ कीजिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो यूज़ होगा, या तो T1 इस तरीके से T वेरिएबल यूज़ होता है, अदरवाइज A भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर आप कोई और वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे P यूज़ करना चाहते हैं या कोई और वेरिएबल, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं T1 इज इक्वल टू 1, तो इसको देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि जिस सीक्वेंस की बात हो रही है उसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है। और अगर ऐसे लिखा है A1 इज इक्वल टू 1, तो इसका भी वही मतलब है कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है। और ऐसे ही T2 की वैल्यू 3 है, यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू 3 है। या आप कह सकते हैं कि A2 की वैल्यू 3 है, दोनों का सेम मतलब हो गया। फिर हम कह सकते हैं A3 की वैल्यू 5 है, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है। जैसे आप कह सकते हैं A4 या T4, इसकी वैल्यू 7 है, यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू 7 है। जैसे आगे आप कह सकते हैं T5 या A5 इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू 9 है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा ना, जैसे कि यहाँ पे T1 या A1, फिर T2 या A2, फिर T3 A3, या T4 भी लिख सकते हैं, जिसको आप A4 भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो T5 लिख सकते हैं, या फिर A5 भी लिख सकते हैं। तो इसका भी एक कंसेप्ट होता है। जैसे अगर आप T1 T2 T3 इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम जनरल फॉर्म इसको ये कहते हैं TN। अब आप n की जगह क्या रखना चाहते हैं, आप 1 रख दीजिए, इसका मतलब आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। आप n की जगह अगर 5 रख देंगे तो इसका मतलब आप फिफ्थ टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि आप उस सीक्वेंस में कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। अगर आपने यहाँ 10 लिख दिया, यानी कि T10, n की जगह क्या रख दिया 10, इसका मतलब आप 10th टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं। और जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये नेचुरल नंबर्स होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, ये नेचुरल नंबर ही होता है। ऐसे अगर आप a के हिसाब से चलें, तो अगर आप लिखते हैं A10, तब भी इसका यही मतलब है कि आप 10th टर्म की बात कर रहे हैं, कि 10th टर्म की क्या वैल्यू है। जब हम कहते हैं T5, तो इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म की क्या वैल्यू है। या हम कहते हैं A4, तो इसका मतलब है कि फोर्थ टर्म की क्या वैल्यू है। और जब हम लिखते हैं TN, तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि nth टर्म की क्या वैल्यू है। और जब हम कहते हैं AN, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं nth टर्म की क्या वैल्यू है।
और n की जगह जो भी नंबर आपने लिख दिया, फिर जैसे हम an कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, nth टर्म की क्या वैल्यू है। और a की जगह अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, a5, तो अब इसको मैं कैसे बोलूँगा, 5th टर्म की क्या वैल्यू है। अब ये अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसमें वैल्यू देखिए नीचे जा रही है 6, उसके बाद 2 नंबर कम हो गए 4, इसमें से 2 माइनस किया 2 आ गया, फिर 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया, 0 में से 2 माइनस किया -2 आ गया, -2 में से 2 माइनस किया -4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में वैल्यूज़ ऊपर ही जाएंगी, वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 कहिए या A1 कहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 6, फिर T2 कहिए या A2 कहिए, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 4, फिर T3 या A3 कह सकते हैं, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 2, ऐसे ही फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 0, फिर T5 या A5 -2 यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू -2, फिर T6 कहिए या A6 कहिए, तो सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है -4। तो जो आपकी वैल्यूज़ है वो माइनस में भी हो सकती है, लेकिन जो n की वैल्यू होती है ना n, ये जो हम यहाँ n की वैल्यू रखते हैं ये नेचुरल नंबर ही होता है, ये याद रखिएगा। तो जब हम कहते हैं T6 या A6 तो इसका मतलब हम सिक्स टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं, और जो सिक्स टर्म की वैल्यू है वो आपको नेगेटिव नज़र आ रही होगी। तो जो किसी भी टर्म की वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी टर्म की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसके अलावा वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, और वो वैल्यू डेसिमल नंबर में भी हो सकती है, नेचुरल नंबर में भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कि कैसा भी नंबर आप वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे विरहांक का फिबोनेची सीक्वेंस। क्या कहते हैं इसको, विरहांक का फिबोनेची सीक्वेंस। अब इसमें यहाँ पर सीक्वेंस आपको नज़र आएगा, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है, फिर ऐसे ये कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा। अब हो सकता है कि आपके यहाँ तो कोई पैटर्न नज़र ही नहीं आ रहा। अब इसके पैटर्न को समझिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं विरहांक का फिबोनेची सीक्वेंस में, पहले 1,1 लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 और 1 को ऐड किया 2, ये आपको 2 मिल गया। अब आपको जो भी अगला टर्म चाहिए ना उसके लिए पिछले दो टर्म्स को ऐड करते जाइए बस। 1 और 2 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ गया 3, फिर 2 और 3 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ गया 5, फिर 3 और 5 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ गया देखिए 8, फिर 5 और 8 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ जाएगा 13, फिर 8 और 13 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ जाएगा 21, फिर आप 13 और 21 को ऐड कीजिए, अगला नंबर आ जाएगा 34, और इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं विरहांक का फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसके बाद होता है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में आपके नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होते हैं, जैसे कि ये सीक्वेंस देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके आगे कॉन्टिन्यूशन नहीं लगा हुआ। कॉन्टिन्यूशन नहीं लगा मतलब ये जो 12 है ये लास्ट टर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप लिख सकते हैं n = 6। तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। अब एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता होते, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कॉन्टिन्यूशन। अब ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे रूल्ड सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि एक पैटर्न आपको नज़र आता है, जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब ये रूल्ड सीक्वेंस क्यों है, सबसे पहले 1 है, 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में आपने 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में 2 ऐड किया तो 11 आएगा। अब आपको आगे का पता चल जाएगा, 11 में 2 ऐड कीजिए 13, 13 में 2 ऐड कीजिए 15, 15 में 2 ऐड कीजिए 17, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक तरीका आपको मिल गया, एक रूल आपको मिल गया, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे रूल्ड सीक्वेंस। और इससे अगला है रैंडम सीक्वेंस। इसमें कोई रूल आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी नंबर कहीं पे भी लिख दिया जाएगा, जैसे कि 10 है, 10 में 2 माइनस किया तो 8 आ गया, अब उसके बाद 0 आ गया, 8 में से 8 माइनस कर दिया। क्या रीज़न है, क्या पैटर्न है, क्या रूल है, कुछ नहीं पता। 0 में से 2 माइनस किया -2 आ गया, उसके बाद सीधा +6 पे पहुंच गए, फिर +5 पर आ गए, फिर 3 पर आ गए। यानी अगर आपको अगला कोई नंबर पता करने के लिए अब कहा जाए तो वो आप पता नहीं कर सकते, कोई रूल इधर समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं रैंडम सीक्वेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लिसिट रूल फॉर अ सीक्वेंस, यानी कि आपको किसी सीक्वेंस का एक रूल, एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा। जब हम कहते हैं एक्सप्लिसिट रूल, तो आप इसको एक्सप्लिसिट रूल भी कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो किसी सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आपको दे दिया जाता है, और उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पिछले टर्म की वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है ना।
अब इसको यहाँ पर ये एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ये कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे A1 यानी कि टर्म 1 की क्या वैल्यू है 2, A2 यानी कि टर्म 2 की क्या वैल्यू है 4, A3 थर्ड टर्म की वैल्यू है 6, A4 यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू है 8, A5 यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 10। अब ये जो सीक्वेंस है इसका एक्सप्लिसिट रूल या इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें इसके पैटर्न को देखना होगा। जब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिली है 2, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है ना इस सीक्वेंस की 2। अब अगर मुझे इसी सीक्वेंस की सेकेंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी है 4, तो मैं सेकेंड टर्म की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, इसको 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, जब फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए थी तो 2 इंटू 1 किया, मुझे इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई 2। जब सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू 2 कर दिया, यानी जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर 1 आया, जब सेकंड टर्म है तो यहाँ पर 2 आया, 2 इंटू 2, इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म की वैल्यू मिल गई 4। जब मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं कहूँगा 2 इंटू 3 कर देते हैं, यानी कि टर्म अब हमने क्या लिया 3, 2 इंटू 3, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। फोर्थ टर्म की वैल्यू चाहिए यानी A4, तो इसमें 2 इंटू 4 कर देंगे, फोर्थ टर्म की वैल्यू तो 2 इंटू 4, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 हमको यहाँ पर मिल गई। फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए यानी A5 की वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू 5 कर दीजिए, आपको फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पर 10 मिल जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, जिस टर्म की वैल्यू चाहिए वही टर्म आप यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड टर्म की वैल्यू चाहिए 2 लिख दिया, थर्ड टर्म की वैल्यू चाहिए 3 लिख दिया, फोर्थ टर्म की वैल्यू चाहिए 4 लिख दिया, फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए यहाँ 5 लिख दिया। अब हमें यहाँ पर इस सीक्वेंस का एक फॉर्मूला मिल गया, एक रूल मिल गया जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट रूल या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ an, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 2 इंटू एन कर दूंगा। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और जब हम कहते हैं an तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में nth टर्म की वैल्यू, n की जगह आप अगर 2 लिखते हो तो मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू, 5 लिखते हो तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू। तो इस सीक्वेंस के लिए जो फॉर्मूला है किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने का वो है an इज इक्वल टू 2 इंटू एन, और 2 इंटू एन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप n की जगह, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह जो भी नंबर रखोगे उस हिसाब से आपको इस सीक्वेंस के उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अब मुझे फॉर एग्जांपल फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूंगा और मुझे फोर्थ टर्म जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, an इज इक्वल टू 2n, ये इस सीक्वेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं n की जगह 5 रख देता हूँ, यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू तो वो मुझे कैसे मिलेगी, 2 इंटू एन की जगह मैं 5 रख दूंगा, तो A5 मुझे कितना मिल गया 10, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 10। तो मुझे यहाँ पर अगर फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैंने ये एक्सप्लिसिट रूल, ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूज़ किया इस सीक्वेंस का, और मुझे फोर्थ टर्म की वैल्यू जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है कि ये सीक्वेंस इतना आपको दिया गया है, पहले 5 टर्म की वैल्यू दी गई है, आप इस सीक्वेंस के 10th टर्म की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप a की जगह यहाँ पे 10 रख देंगे सिंपली, ठीक है। तो A10, n की जगह 10 रखा, A10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 हो जाएगा, n की जगह 10 रख देंगे, तो A10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20। यानी ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 10th टर्म की वैल्यू आपको मिलेगी 20। तो आपके लिए देखिए कितना इजी हो गया, इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म की वैल्यू आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट रूल या ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिखा था ये इवन नंबर्स वाला सीक्वेंस था। तो अब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा रूल है जिससे कि हम इवन नंबर वाले सीक्वेंस में किसी भी टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखिए, दस an इज इक्वल टू 2n इज द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। अगर आपको इवन नंबर के सीक्वेंस के किसी भी टर्म की वैल्यू पता करनी है तो आप ये फॉर्मूला, ये रूल यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू 2n। अब देखिए इसी चीज के बारे में और क्या बताया गया, इफ वी हैव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला या एक्सप्लिसिट रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ टर्म
विदाउट हैविंग टू नो द वैल्यू ऑफ प्रीवियस टर्म्स। अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला या किसी सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट रूल अगर हमारे पास है, तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं उस सीक्वेंस में, और हमें पिछले टर्म की वैल्यू जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा गया है। कंसीडर द सीक्वेंस दैट इज जनरेटेड बाय द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू 5n-2। यानी एक सीक्वेंस है, हमें वो सीक्वेंस के कोई भी टर्म अभी नहीं पता, लेकिन उस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमें दिया गया है, टी एन इज इक्वल टू 5n-2। हो सकता है आपके क्वेश्चन में टी एन की जगह ए एन लिखा हो या एस एन लिखा हो, इस तरीके से भी आ सकता है, बात एक ही है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमें दिया गया है। कैन यू राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस? क्या आप इस सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू बता सकते हैं? तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है कि सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए, तो इसका ये मतलब होता है कि सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू हमें बतानी है। अब हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला तो है ही है, इसका यूज़ करेंगे और पहले 3 टर्म्स हम आसानी से पता कर सकते हैं इस सीक्वेंस का। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा टी एन इज इक्वल टू 5n-2। अब अगर मुझे इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इस सीक्वेंस का जो ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, मैं इसमें n की जगह 1 रख दूंगा, जिससे कि मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। तो n की जगह 1 रखा, तो ये हो गया t1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 5n, तो 5 इंटू एन की वैल्यू रख दी 1, फिर -2। अब 5 इंटू 1 5 -2, 5 में से 2 माइनस किया 3, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म 1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब इसी के सेकंड टर्म की वैल्यू कैसे पता करेंगे? n की जगह 2 रख देंगे, t2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n है ना, तो 5 इंटू एन की वैल्यू 2 -2, 5 इंटू 2 10, -2 10 में से 2 माइनस किया 8। यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है जिसका कि फॉर्मूला हमें पता है, इस सीक्वेंस के सेकंड टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 8। तो 3 के बाद सेकंड टर्म की वैल्यू रख देंगे 8। अब थर्ड टर्म की वैल्यू पता करनी है, तो n की जगह 3 आ जाएगा, t3। 5 इंटू एन है, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा -2, 5 3 जा 15, -2, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, यानी इस सीक्वेंस के थर्ड टर्म की वैल्यू है 13। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 13। तो ये जो सीक्वेंस है इसके पहले 3 टर्म्स हमसे यहाँ पर पूछे गए थे, तो इसका फॉर्मूला हमने यूज़ किया। इस सीक्वेंस का जो फॉर्मूला हमें दिया गया था उसको हमने यूज़ किया, और इस सीक्वेंस के पहले 3 टर्म्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इससे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, ये इसी एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का फॉर्मूला हमें दिया गया है, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इस सीक्वेंस के पहले 3 टर्म्स पता कर लिए। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इज द नंबर 43 इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ते हैं, 3 फिर 8 फिर 13 और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या इस सीक्वेंस में कोई ऐसा टर्म आएगा जिसकी वैल्यू 43 होगी? ये हमें बताना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो सीक्वेंस होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना, ये आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर n नेचुरल नंबर आ गया, तो हम कहेंगे हाँ, इस सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा टर्म मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 43 होगी। लेकिन अगर n नेचुरल नंबर नहीं आता और n आ जाता है नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर, फिर हम कहेंगे नहीं, कि इस सीक्वेंस में ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जिसकी वैल्यू 43 होगी। तो यहाँ पर मेन चीज़ है n की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इस सीक्वेंस का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, टी एन इज इक्वल टू 5n-2। अब टी एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म की वैल्यू। तो यहाँ टी एन की जगह हम क्या लेंगे? 43। तो टी एन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 43। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू हमने क्या ले ली? 43। अब ये कौन से नंबर का टर्म हो सकता है वो पता करते हैं। ये तो आ गया 43 इज इक्वल टू 5n-2 यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पर ये -2 जब इस साइड में आएगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि 43 + 2 इज इक्वल टू 5n। 43 + 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 5n। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में, तो जब ये 5 इस साइड में आएगा तो अपोन में आ जाएगा। अब 45 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 9, और 9 एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब
इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 3 फिर 8 फिर 13, ऐसे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब आप 9th टर्म पे पहुंचेंगे ना, तो 9th टर्म की वैल्यू होगी 43। अगर यहाँ पर n की कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो नेचुरल नंबर ना होती, जैसे कि डेसिमल में या फ्रैक्शन में या नेगेटिव, तो फिर हम कहते हैं नहीं, फिर इस सीक्वेंस में कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जिसकी वैल्यू 43 हो। लेकिन क्योंकि n की वैल्यू 9 आ गई है और 9 एक नेचुरल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में 9th टर्म की जो वैल्यू होगी वो 43 होगी। तो हम लिखेंगे सिंस 9 इज अ नेचुरल नंबर, 43 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी कि 9 एक नेचुरल नंबर है, तो इस सीक्वेंस में 43 भी एक टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में टोटल 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल में, और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन Tn इज इक्वल टू 3n-7, यानी कि एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का एक्सप्रेशन यानी उस सीक्वेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है, Tn इज इक्वल टू 3n-7। अब इससे रिलेटेड पहला पार्ट देखिए, फाइंड इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12th, 18th एंड 50th टर्म। अब आपको इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 12th टर्म, 18th टर्म और 50th टर्म पता करना है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही आसान है कि यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला दिया गया है इस सीक्वेंस का, तो इसमें हम n की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, अगर 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, 50 रखेंगे तो 50th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं Tn इज इक्वल टू 3n-7। सबसे पहले पता करते हैं फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू, जैसा कि एग्जाम्पल में हमसे फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, सबसे पहले हमें ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता करनी है। तो n की जगह हमने 1 रखा, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 इंटू एन की वैल्यू 1 फिर -7। अब देखिए 3 इंटू 1 3 और -7, अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4, बड़े नंबर का साइन यानी कि -4। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -4। अब इसी सीक्वेंस के सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इस बार n की जगह रखेंगे 2, यानी कि T2 इज इक्वल टू 3n है ना, तो 3 इंटू एन यानी कि n की वैल्यू 2 आ गई, -7। अब 3 2 जा 6 और -7, 7 में से 6 गया 1 बचा, बड़े नंबर का साइन -1। अब यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है इसके सेकंड टर्म की वैल्यू है -1। अब इसी के थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं T3, और यहाँ पर क्या था 3n-7, तो 3 इंटू एन की वैल्यू 3 -7, 3 3 जा 9, 9 -7 यानी कि 2। तो इसी सीक्वेंस के थर्ड टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 2। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 12th टर्म की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस सीक्वेंस के 12th टर्म की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो Tn है तो वहाँ पर T और n की जगह 12, T12 यानी 12th टर्म की वैल्यू इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3 इंटू एन की वैल्यू 12 -7, 3 12 जा 36 -7, 36 में से 7 माइनस करेंगे 29 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस के 12th टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 29। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसी सीक्वेंस के 18th टर्म की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो T18 इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3 इंटू एन की वैल्यू 18 -7, 3 इंटू 18 करेंगे 54 -7। अब 54 में से 7 माइनस किया तो क्या आएगा 47। तो इस सीक्वेंस के 18th टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 47। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया इसके 50th टर्म की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो T50 इज इक्वल टू 3n, यानी 3 इंटू एन की वैल्यू 50 -7, 3 इंटू 50 करा 150 आ गया -7, 150 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा 143। तो इस सीक्वेंस के 50th टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है 143। अब इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332, यानी इसी सीक्वेंस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको एक टर्म मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी 332। हमें बताना है वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि यहाँ पर हमें n पता करना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो इस सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn इज इक्वल टू 3n-7। अब बड़े ध्यान से देखिए, Tn का मतलब है nth टर्म की वैल्यू, और nth टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 332। तो Tn की जगह तो आ जाएगा 332 इज इक्वल टू 3n-7। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -7 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, +7 हो जाएगा। 332 + 7 इज इक्वल टू 3n। 332 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा 339। अब ये जो 3 है यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो 3 अपॉन में आ जाएगा। अब ये आपस में कट सकते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 1 जा 3, और यहाँ देखिए 3 1 जा 3, फिर 3 बचा, 3 1 जा 3, आगे 9 है,
3 3 जा 9, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 113, तो यहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 113, यानी कि इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा जिसकी वैल्यू 332 होगी, और वो कौन सा टर्म होगा, वो 113th टर्म होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 113th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332, यानी इसी सीक्वेंस में जो 113th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 332। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड थर्ड पार्ट, इज 557 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। अब हमें ये चेक करना है कि इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जिसकी वैल्यू 557 होगी। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गई, हम कहेंगे कि हाँ ऐसा एक टर्म आ सकता है इस सीक्वेंस में जिसकी वैल्यू 557 होगी। लेकिन n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में नहीं आई, या नेगेटिव नंबर आ गई, या फ्रैक्शन में आ गई, या डेसिमल में आ गई, फिर हम कहेंगे नहीं, इस सीक्वेंस में ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जिसकी वैल्यू 557 होगी। बस हमें इतना चेक करना है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ये जो दिया गया ना 557, इसको हम nth टर्म की वैल्यू के रूप में यूज़ करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट में अभी किया था। तो फॉर्मूला क्या है इस सीक्वेंस का, Tn इज इक्वल टू 3n-7, nth टर्म की वैल्यू यानी कि Tn, और nth टर्म की वैल्यू क्या है 557, इसकी जगह Tn की जगह 557 लिखा, इज इक्वल टू 3n-7, -7 इधर आके प्लस हो गया, और 557 प्लस 7 किया तो क्या होगा 564 इज इक्वल टू 3n। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब 564 और 3 आपस में कट सकते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 एंड 6 26, 3 8 जा 24, 26 में से 24 गया, 2 बचा, 2 एंड 4 24, 3 8 जा 24। n की वैल्यू कितनी आ गई 188, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 188। अब n की वैल्यू आ गई है 188 जो कि एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इस सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 188th नंबर पे जो टर्म होगा ना, 188th टर्म, उसकी वैल्यू होगी 564। तो हम लिखेंगे सिंस 188 इज अ नेचुरल नंबर, 564 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी क्योंकि 188 n की जो वैल्यू मिली 188 ये एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इस सीक्वेंस में एक टर्म ऐसा जरूर आएगा जिसकी वैल्यू 564 होगी, और वो टर्म होगा 188th टर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंस। देखिए अभी हमने क्या देखा, एक्सप्लिसिट रूल, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ अ सीक्वेंस। तो उसमें हम क्या करते थे, n की जगह कोई वैल्यू पुट की तो उस टर्म की वैल्यू हमें पता चल गई। तो किसी भी टर्म की वैल्यू पता करने के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला अगर हमारे पास है, तो किसी भी टर्म की वैल्यू पता करने के लिए हमें पिछले टर्म की वैल्यू पता हो ना पता हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बात करते हैं सीक्वेंस के रिकर्सिव रूल की, तो इसमें अगर हमें किसी टर्म की वैल्यू पता करनी है तो उससे पिछले टर्म की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 2 4 6 8 10, और ये कॉन्टिन्यूशन में चलता जा रहा है। तो ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिखा है। अब हम यहाँ पर इसमें यूज करेंगे रिकर्सिव रूल फॉर अ सीक्वेंस। यहाँ पर A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 है। अब अगर मुझे A2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए और मैं रिकर्सिव रूल लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, A1 यानी कि पिछले टर्म में 2 ऐड कर दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मुझे ये सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए, ये मुझे कैसे मिलेगी, जो इससे पिछला टर्म है उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो ऑब्वियस सी बात है 2 + 2 4 आ जाएगा। तो मुझे A2 की वैल्यू कब मिली, जब मुझे पिछले टर्म की वैल्यू पता है और उसमें मैंने 2 ऐड किया, तब मुझे A2 की वैल्यू मिली। अब अगर मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू पता करनी है यानी A3 की वैल्यू पता करनी है, तो मुझे इससे पिछले टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A2 की वैल्यू क्या है 4 है, उसमें मैं 2 ऐड करूंगा तब मुझे A3 की वैल्यू मिलेगी। तो मुझे ये थर्ड टर्म की वैल्यू तब मिली जब मैंने पिछले टर्म की वैल्यू में 2 ऐड किया। तो इसीलिए इसको रिकर्सिव रूल कह रहे हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते किसी टर्म की वैल्यू, आपको पिछले टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ऐसे अगर आपको फोर्थ टर्म की वैल्यू पता करनी है, ये A4 की वैल्यू पता करनी है, तो पिछला टर्म क्या होगा A3, उसमें 2 ऐड करेंगे। A5 फिफ्थ टर्म की वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, पिछले टर्म की वैल्यू यानी A4 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इस सीक्वेंस के लिए मुझे रिकर्सिव रूल लिखना है तो वो मैं क्या लिखूंगा, इस सीक्वेंस के लिए जो रिकर्सिव रूल होगा वो ये होगा। अगर मुझे nth टर्म की वैल्यू पता करनी है यानी an की वैल्यू पता करनी है, तो पहले तो मुझे पिछले टर्म की वैल्यू चाहिए और उसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा।
तो इस वाले सीक्वेंस के लिए जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है, इसके लिए जो रिकर्सिव रूल है वो होगा an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस टू। अब हर सीक्वेंस के लिए सेम रिकर्सिव रूल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 ऐड हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी टर्म की वैल्यू चाहिए तो पिछले टर्म में मैं 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे अगले टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, किसी सीक्वेंस में 5 भी ऐड हो सकता है, 7 भी ऐड हो सकता है, 10 भी ऐड हो सकता है, कोई नंबर माइनस भी हो सकता है। तो सीक्वेंस के हिसाब से रिकर्सिव रूल चेंज होते रहते हैं। ये जो रिकर्सिव रूल यहाँ पर मैंने लिखा वो इस वाले सीक्वेंस के हिसाब से है कि अगर मुझे nth टर्म की वैल्यू चाहिए तो पिछले टर्म की वैल्यू में मैं 2 ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे इसी सीक्वेंस की 10th टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं a10 लिखूंगा और पिछला टर्म क्या हो जाएगा a10 माइनस वन, एन की जगह मैंने 10 रख दिया ना, और उसमें क्या प्लस करेंगे +2। अब इसके बाद देखिए a10 इज इक्वल टू a10 माइनस वन यानी a9 +2, यानी अगर मुझे 10th टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं 9th टर्म की वैल्यू में 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे 10th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस तो हम पहले भी समझ चुके हैं, अब हम सीक्वेंस के साथ सीरीज को भी देखेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझेंगे। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन जो पहले भी हम देख चुके हैं, अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे कि यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने नंबर्स लिखे और ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं, दो दो का गैप है। 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया। ये इवन नंबर का सीक्वेंस है और इन सभी नंबर्स में, इन सभी टर्म्स के बीच में हमने कोमा लगाया है। अब अगर हम देखते हैं सीरीज में क्या होगा, सीरीज की डेफिनेशन देखिए, अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। यानी जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है उन सबका अगर आप सम कर देते हैं तो यही सीरीज कहलाता है। 2 4 6 8 10 इन सबको ऐड किया तो यहां से यहां तक ये क्या है, ये है सीरीज, और इनका सम कितना आ गया 30। इसको हम कहेंगे सम ऑफ द सीरीज। तो सीक्वेंस में जब आप ये लिखते हैं नंबर्स को तो ये बीच में इनके कोमाज आते हैं, जबकि जब आप सीरीज की बात करते हैं तो ये जितने भी टर्म्स होते हैं आपके सीक्वेंस में उनको जब आप ऐड कर देते हैं तो इसी को हम सीरीज कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। यानी जब हम कहते हैं प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन में ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, एक रूल फॉलो हो रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 9, यहाँ पर आपको ये प्रोग्रेशन नज़र आ रहा होगा कि 2 2 का गैप है, तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें कि पिछले नंबर में 2 ऐड करो तो आपको अगला नंबर मिल जाता है, यानी पिछले टर्म में 2 ऐड करो तो अगला टर्म मिल जाता है। 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्रोग्रेशन दिख रहा है। अब प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो सीक्वेंस में जो नंबर्स है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, इसमें वैल्यू कम भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15, 15 में से 3 माइनस कीजिए तो क्या आता है 12, 12 में से 3 माइनस कीजिए 9, 9 में से 3 माइनस कीजिए 6। तो यहाँ पर ये भी एक प्रोग्रेशन है, बस यहाँ पर यह है कि वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक रूल आपको नज़र आ रहा है कि पिछले टर्म में से 3 माइनस कर दो तो अगला टर्म आ जाता है। 15 में से 3 माइनस किया 12 आ गया, 12 में से 3 माइनस किया 9 आ गया, 9 में से 3 माइनस किया 6 आ गया। तो ये भी एक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस है जिनमें एक पैटर्न, एक रूल फॉलो हो रहा है। अब प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीपी। तो पहले हम समझते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के ही एग्जाम्पल है। कैसे इसको समझते हैं? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि जब हम एपी की बात करते हैं, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो नंबर्स जो होते हैं ना सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पर ये है 1 3 5 7 9 या फिर 15 12 9 6, तो यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है। कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 3 माइनस 1 किया क्या आ गया 2 आ गया। अब 5 में से उससे पिछला टर्म 3 माइनस कीजिए,
5 माइनस 3 क्या मिला आपको? 2 मिला। अब 7 में से उससे पिछले टर्म की वैल्यू यानी कि 5 माइनस कीजिए। 7 माइनस 5 किया तब भी 2 मिला। अब 9 में से उससे पिछले टर्म की वैल्यू यानी कि 7 माइनस कीजिए। 9 माइनस 7 किया तब भी 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर रहे हैं तो सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आपका जो एपी होता है ना, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस होता है। हर कंसेक्यूटिव मतलब जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे अगले टर्म में, कंसेक्यूटिव टर्म मतलब पहला टर्म और उससे अगला टर्म, एक टर्म और उससे अगला टर्म। तो जब भी आप अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, अगले टर्म की वैल्यू में से जब आप पिछले टर्म की वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ पर एपी में डिफरेंस जो मिलता है ना, वो कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है कुछ नंबर्स का, और अगर आपको उसमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है ना नंबर्स का, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी है। अब ज़रा ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिसमें क्या था, ये 15 12 9 6। तो अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कीजिए। 12 में से 15 माइनस कीजिए, देखिए क्या आता है। 12 माइनस 15 करेंगे, 15 माइनस 12 3, और बड़े नंबर का साइन -3। अब 9 में से माइनस कीजिए पिछले टर्म की वैल्यू यानी कि 12। 9 में से 12 माइनस किया, -3 आ गया, सेम डिफरेंस आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, 6 में से माइनस कीजिए 9। 6 में से माइनस करेंगे 9 तब भी -3 आएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं डिफरेंस आपका कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने एग्जांपल लिया, जहाँ पर ये नंबर्स थे इस सीक्वेंस में, ये भी एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, 1 3 5 7 9 11, और ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं डी की बात करूँ, डी का मतलब यहाँ पर होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। क्यों? 3 में से 1 माइनस कीजिए 2 आता है, 5 में से 3 माइनस कीजिए 2 आता है, 7 में से 5 माइनस कीजिए 2 आता है, फिर 9 में से 7 माइनस कीजिए तब भी 2 आता है, फिर 11 में से 9 माइनस कीजिए तब भी 2 आ रहा है। तो जब भी आप अगले टर्म में से पिछले टर्म की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, 17 14 11 8 5, और ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप 14 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -3। फिर 11 में से 14 माइनस करेंगे तब भी -3। फिर 8 में से 11 माइनस करेंगे तब भी -3 आएगा। फिर 5 में से 8 माइनस करेंगे तब भी -3 आएगा। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना मिल रहा है? -3। तो यहाँ डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -3। अब क्योंकि यहाँ पर इस सीक्वेंस ऑफ नंबर में भी कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी क्या होता है। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इज अ सीक्वेंस इन विच द रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर रेशो की बात आ जाती है कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है ना, वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नंबर्स लिए एक सीक्वेंस में, 2, अगला नंबर 6, फिर 18, फिर 54, ऐसे ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अगले टर्म की वैल्यू में से अगले टर्म की वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हैं पिछले टर्म की वैल्यू से, यानी 6 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए आपको क्या मिलता है? 3 मिलता है। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। अब अगला टर्म लीजिए 18, इसको डिवाइड कीजिए पिछले टर्म यानी कि 6 से, तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी देखिए आपको सेम रेशो मिल रही है, 3 ही आ रहा है। अब अगले टर्म को 54 को डिवाइड कीजिए पिछले टर्म 18 से, 54 को डिवाइड कीजिए 18 से, 3 6 जा 18, और यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 एंड 4 24, 3 8 जा 24, 18/6 बचा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर से 3 आ गया। यानी कि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जब भी आप अगले टर्म की वैल्यू को डिवाइड करते हैं पिछले टर्म की वैल्यू से, तो आपको सेम रेशो मिलती है। यहाँ भी 3 आया, फिर 18 को 6 से डिवाइड किया तब भी 3 आया, फिर 54 को 18 से डिवाइड किया तब भी 3 आया। तो ये एग्जाम्पल है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में हमने क्या देखा कि कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम, रेशो को कांस्टेंट होती है, कॉमन होती है। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है? की डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में, एपी और जीपी के बीच में की डिफरेंस क्या है?
एपी के लिए हम लिखेंगे ऐड अ फिक्स नंबर ईच टाइम। एपी में आप क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं। देखिए जब हम कहते हैं ना कॉमन डिफरेंस, तो उसी कॉमन डिफरेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एपी में फिक्स नंबर ऐड होता रहता है हर बार। जैसे कि 1, इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4, 4 में 3 ऐड कर दूँ तो 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया 16। तो ये क्या है, एपी है। और इसी को अगर आप कॉमन डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो 4 में से 1 माइनस कीजिए 3 आता है, 7 में से 4 माइनस कीजिए तब भी 3 आता है। फिर उसके बाद 10 में से पिछला टर्म 7 माइनस कीजिए तब भी 3 आता है। फिर 13 में से पिछला टर्म 10 माइनस कीजिए तब भी 3 आता है। 16 में से पिछला टर्म 13 माइनस कीजिए तब भी 3 आता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है, बस उसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि एपी में आप एक फिक्स नंबर हर बार ऐड करते रहते हैं और आपको एक नया नंबर, एक नया टर्म मिलता रहता है। और अगर हम बात करें जीपी की, तो यहाँ मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्या बताया था, आप अगले टर्म को डिवाइड कीजिए पिछले टर्म से तो आपको सेम रेशो, सेम आपको रिजल्ट मिलता रहता है। जैसे 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 18 को 6 से डिवाइड किया 3, 54 को 18 से डिवाइड किया 3। अब इसी को हम एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2, 6, 18, 54। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जीपी को समझाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय अ फिक्स नंबर ईच टाइम। अब इसमें एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको अगला टर्म मिल जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, और उस अगले टर्म को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अगला टर्म आ जाएगा, और ये इस तरीके से जीपी चलता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, मल्टीप्लाई बाय अ फिक्स नंबर ईच टाइम, और इसी में हमको कॉमन रेशो भी मिलती है। अब क्योंकि यहाँ हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यही रीज़न है कि जब हम अगले टर्म की वैल्यू को पिछले टर्म की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है। कैसे, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 18 को 6 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 54 को 18 से डिवाइड किया तब भी 3 आ गया। यानी कि हम इसको दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि अगले टर्म को डिवाइड करो पिछले टर्म से तो आपको यहाँ पर सेम आंसर मिलता है, और इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि हर बार आप एक टर्म को, मतलब हर टर्म को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो आपको अगला टर्म मिलता रहता है। यही डेफिनेशन होती है जीपी की। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हर बार हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर कॉमन रेशो भी क्या आई, 3 ही आई। और अगर हम बात करें यहाँ एपी की, तो हर बार यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, हर बार यहाँ पर हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता जा रहा है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी 3 ही आया। यानी कि जो नंबर आप बार बार ऐड करते हैं एपी में, वही उस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। और जीपी में आप हर टर्म को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वही उस जीपी की कॉमन रेशो होती है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हमने हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस जीपी की कॉमन रेशो भी 3 ही है। अब हम एपी और जीपी को और डिटेल में समझेंगे। अब जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत काम आएगी, और इससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत ईजी बन जाएगा। तो पहले हम समझना शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी को। ध्यान से समझिएगा। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी कि जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी की, तो इसमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर्स आते हैं, और ये नंबर्स हमें मिलते कैसे हैं, हर पिछले टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं और हमें अगला नंबर मिलता मिलता जाता है, सिवाय फर्स्ट टर्म के। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो हम कुछ ऐड करके नहीं आए ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म हमने 1 लिया, 1 में हमने फिक्स नंबर ऐड किया 1, तो हमें 2 मिल गया। 2 में हमने फिर वही 1 ऐड किया, 3 मिल गया। 3 में फिर से वही फिक्स नंबर 1 ऐड किया, 4 मिल गया। 4 में फिर से वही फिक्स नंबर 1 ऐड किया, 5 मिल गया। 5 में 1 ऐड करेंगे, अगला नंबर आ जाएगा 6। 6 में 1 ऐड करेंगे, अगला नंबर आ जाएगा 7। यानी कि हर बार आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं और आपको अगले टर्म की वैल्यू मिलती जा रही है। इसलिए ये एग्जाम्पल है एपी का। तो एपी में हर बार हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं और हमें अगले टर्म की वैल्यू मिल जाती है, और यही जो फिक्स नंबर होता है, यही इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला एग्जांपल, सबसे पहले 100, उसके बाद आया 70, फिर आया 40, फिर आया 10, फिर आया -20, और ऐसे ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ क्या ऐड हो रहा है, 100 में क्या ऐड किया कि 70 आ गया। यहाँ तो ईजी था समझना, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया।
तो यहाँ पर आप 1 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा क्या ऐड हो रहा है? तो उसके लिए ना आप यहाँ क्या कीजिए, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दीजिए। चाहे तो आप 70 में से 100 माइनस कीजिए, चाहे तो आप 40 में से 70 माइनस कीजिए, सेम आंसर आने वाला है क्योंकि डिफरेंस कॉमन होगा इधर, क्योंकि ये एक एपी है। 10 में से 40 माइनस कीजिए या -20 में से 10 माइनस कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 70 में से ज़रा इस 100 को माइनस करते हैं। 70 में से 100 माइनस करेंगे तो मिलेगा -30। तो ये -30 क्या है? -30 इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। अगर -30 इस एपी का कॉमन डिफरेंस है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर वो फिक्स नंबर -30 ही है। 100 में -30 ऐड कीजिए, आपको 70 मिलेगा। कैसे? 100 उसमें ऐड कीजिए -30, क्या ऐड करेंगे? -30। तो 100 प्लस माइनस माइनस -30, 100 में से 30 गया 70। देखिए 100 में जब -30 ऐड किया तो अगला टर्म आ गया 70। अब इस 70 में, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इस 70 में आप ऐड कीजिए यही -30, फिक्स नंबर -30 है यहाँ इस एपी में। तो 70 प्लस माइनस माइनस -30, 7 में से 30 गया 40। 70 में जब हमने -30 ऐड किया तो हमें अगला टर्म मिल गया 40। अब इसी 40 में हम यही फिक्स नंबर -30 ऐड करते हैं। 40 -30 इज इक्वल टू 10। 40 में जब हमने -30 ऐड किया तो हमें अगला टर्म मिल गया 10। अब इस 10 में ऐड करते हैं यही फिक्स नंबर -30। 10 में ऐड कीजिए -30, ठीक है। अब 10 प्लस माइनस माइनस -30, 30 में से 10 गया 20, बड़े नंबर का साइन। जब हमने 10 में -30 ऐड किया तो हमें अगले टर्म की वैल्यू मिल गई -20। तो एपी में हम क्या देख रहे हैं कि आप हर बार एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं और आपको अगले टर्म की वैल्यू मिलती जा रही है, और यही फिक्स नंबर उस एपी का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर कभी भी आपको यह पता करना है कि किसी एपी में कौन सा फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है, तो आप सिंपली उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही वो फिक्स नंबर होगा जो कि ऐड किया जा रहा है। तो इस एग्जांपल में देखिए ज़रा, सबसे पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। तो अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पर कौन सा फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है, तो मैं कॉमन डिफरेंस पता कर लेता हूँ। -2 में से पिछले टर्म की वैल्यू यानी -3 को माइनस करके देखते हैं। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालेंगे ना, इसमें से -2 में से माइनस करेंगे पिछली वैल्यू -3 को। तो -2 उसमें से माइनस करेंगे -3, -2 माइनस माइनस प्लस यानी कि +3, 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 1। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? +1। और यही वो फिक्स नंबर है जो कि यहाँ पर बार बार ऐड किया जा रहा है और हमें अगला नंबर मिलता जा रहा है। तो अब हमें ये फिक्स नंबर पता चल चुका है। अब ज़रा देखते हैं ये एपी कैसे बनी। -3 में 1 ऐड कीजिए। -3 में 1 ऐड किया तो क्या मिला? -2। तो ये अगला टर्म आ गया। अब -2 में 1 ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा? -1। देखिए अगला टर्म आ गया। -1 में 1 ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 0, अगला टर्म आ गया। अब 0 में आप क्या ऐड करेंगे? 0 में 1 ऐड करेंगे तो अगला टर्म ये 1 आ गया। अब 1 में 1 ऐड करेंगे, अगला टर्म यानी कि 2 आ गया। अब इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहेंगे ये क्या है? यहाँ तो सब में 3 ही लिखा हुआ है, तो क्या ये एक एपी है? बिल्कुल ये एक एपी है। कैसे? पहले तो यहाँ पे ज़रा कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो मतलब ये एपी है। तो ज़रा इस अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कीजिए। 3 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आ रहा है? 0। आगे आगे भी चेक कर लीजिए। 3 में से ये 3 माइनस कीजिए तब भी 0 मिलेगा। यहाँ भी 3 में से 3 माइनस कीजिए तब भी 0 मिलेगा। हर बार डिफरेंस 0 ही आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस वो 0 है। इसका मतलब हर बार यहाँ पर 0 ऐड किया जा रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो फिक्स नंबर भी तो 0 ही हुआ ना जो यहाँ पर ऐड हो रहा है। 3 में 0 ऐड हुआ, 3 आ गया। 3 में 0 ऐड हो गया, 3 आ गया। फिर 3 में 0 ऐड किया, अगला टर्म आ गया 3। 3 में 0 ऐड किया, अगला टर्म आ गया 3। तो ये भी एक एपी है। अब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर लिखा है। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके अलावा कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, 1 है ना कॉमन डिफरेंस, तो पॉजिटिव है। इस वाले केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो है -30, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया। और इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी डी क्या है? 0। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं, तो इसको आप कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं 1 3 5 7 9 11 13 और ये कॉन्टिन्यूशन में चलता जा रहा है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है इसको हम A1 कहते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट टर्म को हम ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो गया A1। सेकंड टर्म की जो वैल्यू है 3 इसको हम कहेंगे A2। फिर अगला जो थर्ड टर्म है उसको कहेंगे A3। फोर्थ टर्म इसको कहेंगे A4। फिफ्थ टर्म इसको कहेंगे A5। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म क्या होगा A6 और सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है 11। ऐसे ही सेवेंथ टर्म को क्या कहेंगे A7 और सेवेंथ टर्म की वैल्यू क्या है 13। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए गए हैं हम ये एपी है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो मैं A2 में से माइनस करूंगा A1 को। A2 क्या है 3 और A1 क्या है 1। तो देखिए A2 माइनस A1 यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस किया। A2 की वैल्यू रखी 3, उसमें से माइनस कर दिया A1 की वैल्यू को यानी 1 को, तो हमें क्या मिल गया D। अभी तक हमें पता चल गया कि यहाँ पे डिफरेंस 2 आया। अब आगे देखते हैं क्या डिफरेंस सेम आता रहता है कि नहीं आता। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम A3 में से माइनस करेंगे A2 को। तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो 5 में से माइनस करेंगे 3 को। 5 में से माइनस किया 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, यानी A3 माइनस A2 किया तब भी 2 ही आया। ऐसे ही आप A4 माइनस A3 करेंगे, यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू 7, उसमें से माइनस करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू 5 को, तब भी डिफरेंस 2 ही आया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टर्म यानी A5 जो कि 9 है, इसमें से माइनस करेंगे A4 यानी कि 7 को। तो A5 माइनस A4, तो इसके लिए 9 माइनस 7, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 ही आ गया। आगे भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, आप A6 माइनस A5 करके देख सकते हैं, फिर A7 माइनस A6 करके देख सकते हैं। अगर सब जगह 2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया था नंबर्स का, इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और अगर ये डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब ये एक एपी है। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। इतने सारे रिजल्ट हमने चेक कर लिए और ये सब इक्वल आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस के, यानी इन सब का डिफरेंस कॉमन है। और वो डिफरेंस हमने क्या देखा था, सब जगह 2 आ रहा था। तो इन सब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए ये एक एपी है। अब इसके बाद हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। इसको हम एपी की जनरल फॉर्म या एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इन जनरल एन एपी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इन जनरल एपी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको हम कैसे दिखाते हैं, ए के द्वारा। ए मतलब यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, देखिए लिखा भी है वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, ए प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपको सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने लिखा डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपके पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपके पास है, यानी ए की वैल्यू आपको पता है, और उस एपी का डी यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपको आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ए प्लस डी करेंगे सेकेंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस 2d करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस 3d करेंगे फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही ए प्लस 4d करेंगे तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर आप ये जनरल फॉर्म देख रहे हैं ना, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये निकला इसी में से, ये एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। इसको हम कहते हैं nth टर्म की वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला। किसी एपी में आपको किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस एपी के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इस चैप्टर में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, तो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है, ये इस फॉर्मूले से कैसे निकली। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म को पता करना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, एन माइनस 1। अब एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म की, तो एन की जगह 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म यहाँ 1 है।
1 माइनस 1 और इंटू डी, डी यहाँ पे मैं डी ही रखता हूँ अभी। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस 1 माइनस 1 किया, 0 आ गया, 0 इंटू डी। अब 0 इंटू डी तो 0 ही होता है ना, तो बचा क्या, ए। यानी कि ये जो ए आया, यानी कि फर्स्ट टर्म आया, ये निकला कहाँ से, ये निकला तो इसी फॉर्मूले से है ना, यहाँ से। इसमें मैंने जब n की जगह 1 रखा तो मुझे पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आया, ए आया। यहाँ पर भी मैंने ए ही लिखा है। अब ज़रा इसको आगे समझते हैं। अब अगर मुझे पता करना है सेकंड टर्म के बारे में, किसके बारे में, सेकंड टर्म के बारे में, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर n की जगह 2 रख दूंगा। तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए, a प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, 1 इंटू डी। a प्लस 1 इंटू डी यानी कि डी क्या आ गया, a प्लस डी। तो सेकेंड टर्म क्या मिली हमें, a प्लस डी। तो जब हम ये कहते हैं ना कि हम AP की जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, तो पहला टर्म आया a, दूसरा आया a प्लस डी, तो वो आया इसी फॉर्मूले से है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब अगर मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, कि थर्ड टर्म पे मैं क्या लिखूंगा, अगर जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 इंटू डी। तो क्या मिला, a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ AP की, तो थर्ड टर्म मुझे मिल गया a प्लस 2d। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दें कि जब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो उसमें d है ही नहीं, जब सेकेंड टर्म की बात हो रही है तो उसमें d है, और d को हम 1d भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 1 इंटू डी। ठीक है, जब आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एक नंबर कम कर दीजिए, 2d, a प्लस 2d। जब फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस 3d। इसीलिए यहाँ पर देखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यही रीज़न है कि आपका यहाँ पर d के साथ जो ये कोएफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ 3 है, वो इसके कंपैरिजन में एक नंबर कम होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में n माइनस 1 यूज़ होता है। अब अगर मुझे इस जनरल फॉर्म में, AP की इस जनरल फॉर्म में अगर मुझे 10th टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिए, अगर मुझे 10th टर्म लिखना है, A10 मतलब 10th टर्म, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस 9d। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले से आया। अगर मुझे 10th टर्म यहाँ पर लिखना है तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, a प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d। तो अगर मुझे जनरल फॉर्म में 10th टर्म लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 9d, जो यहाँ पर मैंने आपको फाइंड करके दिखाया। अगर मुझे A50 लिखना है तो A50 में कैसे लिखूंगा, A50 यानी कि 50th टर्म, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस 49d। अगर मुझे 100th टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, A100 यानी कि 100th टर्म, इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको a प्लस 99d। अब अगर आपके पास A पता है आपको और D पता है, आपके पास A की वैल्यू भी है और आपके पास D यानी कॉमन डिफरेंस भी है, तो आप किसी AP का कोई भी टर्म बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। आपको ये कहा गया कि एक AP बनाना है जिसमें A यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और D यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आप कैसे पता करेंगे ये AP? तो सबसे पहले क्या आता है, A मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। अगला टर्म आप कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके, यानी कि फर्स्ट टर्म a 1 है, उसमें d कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 4 आ गया। देखिए 1 के बाद क्या आया, 4 आया। फिर थर्ड टर्म आप कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d करके। थर्ड टर्म देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म। a3 थर्ड टर्म की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 3, 1 प्लस 6 यानी कि 7। देखिए थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हम आते हैं A4 पे। A4 यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू। फोर्थ टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस 3d लिखेंगे। तो a क्या है, 1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 3। तो 1 प्लस 9 कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए फोर्थ टर्म की वैल्यू 10 आ गई। अब अगर मुझे पता करनी है फिफ्थ टर्म की वैल्यू यानी कि A5, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 4d। ठीक है, a1 है, फिर 4 इंटू डी की वैल्यू 3, 1 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, 1 प्लस 12 करेंगे 13। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो अगर आपको a पता है और d पता है तो आप किसी AP के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 है। तो इस एग्जांपल में ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है, डी यानी कॉमन डिफरेंस -1 है और हमें इस एपी के कुछ टर्म्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आता है ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था, एपी की जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो फर्स्ट टर्म यानी ए हो गया 2, तो हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया। उसके बाद सेकंड टर्म की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस डी करके। ए प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है 2, उसमें क्या ऐड करेंगे, डी की वैल्यू, डी क्या है -1, तो ए प्लस डी, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1। तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2d। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे निकले, देखिए ए हो गया, ए प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म की वैल्यू के लिए लिखेंगे ए प्लस 2d। तो ए यानी कि 2, उसमें फिर प्लस करेंगे 2d यानी 2 इंटू डी की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 तो यहाँ पे लिखा, प्लस 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, 2 - 2 0। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मुझे फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिखूंगा, ए प्लस 3d। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू 2 है और उसके बाद, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस का साइन, 2 प्लस 3d मतलब 3 इंटू डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहाँ पे लिखा, प्लस 3 इंटू -1 करेंगे, -3 आ जाएगा 2 में से। अब 2 - 3, इसका आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन यानी कि -1। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -1। तो अगर हमारे पास ए है यानी फर्स्ट टर्म है और डी यानी कॉमन डिफरेंस है, तो हम किसी एपी के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एपी हमें मिला उसका फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म हो गया 1 जो यहाँ हमें मिला, थर्ड टर्म कितना मिला था 0 वो यहाँ लिखा, फोर्थ टर्म कितना मिला -1 यहाँ लिखा और ऐसे ही आगे कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। अब हम आते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी वाले फॉर्मूले पे। nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं an का मतलब किसी एपी के किसी भी टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। अगर आप यहाँ n की जगह 3 रख देते हैं तो मतलब आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप n की जगह 10 रख देते हैं मतलब आप 10th टर्म की बात कर रहे हैं। तो an इज इक्वल टू, आप कैसे निकालते हैं, nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a रख दीजिए, n यानी नंबर ऑफ टर्म रख दीजिए और d रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आपको उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर 10 यूज़ करते हैं, n की जगह 10, तो मतलब आपको 10th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे 20 रखते हैं तो आपको 20th टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के द्वारा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मतलब डी और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं nth टर्म की वैल्यू तो इसमें लास्ट टर्म भी आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एपी लिखता हूँ 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 9, तो इसका मतलब मैं लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट टर्म भी तो इस एपी का एक टर्म ही है। तो अगर आप nth टर्म की वैल्यू निकालते हैं तो आप इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसी एपी को लेता हूं तो इसमें ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, डी कितना है 3 - 1 यानी कि 2, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूं और इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता करूं तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर फिफ्थ टर्म ही लास्ट टर्म है। तो मुझे A5 पता करना है, मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A5 इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर है फिफ्थ टर्म, तो n की जगह तो 5 चल रहा है ना, मैंने n की जगह 5 रखा है। तो 5 - 1 इंटू में d कितना है 2। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं फिफ्थ टर्म की, यानी इस एपी के हिसाब से देखें तो लास्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 + 4 × 2। अब देखिए A5 इज इक्वल टू 1 + 8 और 1 + 8 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है यानी जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू 9 आ गई ना। हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और हमें हमारी वैल्यू मिल गई फिफ्थ टर्म की। अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई कहे अच्छा यहाँ तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया और हमने ये फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकाल ली, अभी ऊपर हमने जनरल फॉर्म देखी थी, उस हिसाब से देखें तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखिए A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D ऐसे लिख सकते हैं ना। तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 + 4 × D की वैल्यू 2। जरा इस स्टेप को और इस स्टेप को देखिए, सेम स्टेप है, यानी कि ये जो स्टेप आया वो आया इसी फॉर्मूले से। यही फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया
तभी हमारा ये वाला स्टेप निकला, बिल्कुल सेम है ना। A5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू टू, और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़, A5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू टू। तो यहाँ पर भी आपका सेम आंसर आएगा, A5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी कि 1 प्लस 8 9। यहाँ पर भी सेम आंसर 9, यहाँ पर भी वही आंसर आया 9। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि पहले मैं ये फॉर्मूला लिखूँ उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करूँ तो वैसे भी कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं nth टर्म की वैल्यू, तो यहाँ पर जो n होता है ना वो एक नेचुरल नंबर होता है। वैसे ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि n हमेशा यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। n नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और डेसिमल नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं A10, तो मतलब मैं 10th टर्म की बात कर रहा हूँ। A20 यानी 20th टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ डेसिमल में, फ्रैक्शन में और नेगेटिव में तो नंबर आ ही नहीं सकता। अब आगे देखते हैं। देखिए, हम ये जनरल फॉर्म पहले भी देख चुके हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब a, सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d। अब इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और a1 को हम कैसे लिखते हैं, a लिखते हैं। अब a1 a कैसे आया वो देखते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो अगर मुझे a1 निकालना है, a1, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, n की जगह 1 रख दूँगा। ठीक है, तो n की जगह यहाँ 1 आ गया। उसके बाद a, इधर ध्यान से देखिए, ये a था, यहाँ पर भी a लिखा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो n की जगह 1 आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू डी 0 ही होता है, तो ये तो हट ही जाएगा यहाँ से। तो a1 कितना आ गया, a। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम a1 कहें या a कहें, बात एक ही होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड टर्म पे। अगर मुझे सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है a2, तो इसको हम a प्लस डी क्यों कहते हैं, वो यहीं से निकला। A2 इज इक्वल टू, फिर वही चीज़, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो a प्लस एन अब क्या हो गया 2, 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 1 इंटू डी, तो डी होता है ना। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a प्लस डी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो A2 है, जो सेकंड टर्म है, वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, a प्लस डी करके। अब अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। तो A3 कैसे मिलता है हमें, A3 हमें मिलता है a प्लस 2d। उसके लिए भी हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया जो nth टर्म की वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है। अब ये अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर आपको एक एपी दिया गया है, इसके पहले 3 टर्म्स हमें दिए गए हैं, 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, और आगे कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। हमें इस एपी के 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे ए, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर हमने लिखा ए इज इक्वल टू 2। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। यानी अगले टर्म में से माइनस कर देंगे पिछले टर्म को, तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल गया, यानी डी मिल गया 5। उसके बाद एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है 10th, क्योंकि हमें 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन यहाँ पर हो गया 10। अब हम ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एन की जगह तो 10 आ जाएगा, ए एन इसकी जगह हो गया ए 10 इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 2, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट में एन माइनस 1 है, एन की जगह 10 माइनस 1, और इनटू में डी है, तो इनटू में डी की वैल्यू रख दी 5। अब ए 10 इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर एज इट इज, प्लस का साइन, 10 माइनस 1 क्या होता है 9, इंटू में 5, 9 5 जा 45, 45 और 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 47। तो A10 यानी कि इस AP के 10th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई है, 47। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें 10th टर्म की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। आया ये इसी फॉर्मूले से है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। और यही चीज़ तो यहाँ पर हमने लिखी है, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो आपको ये वाला पार्ट लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इसी फॉर्मूले से ये आया है। ठीक है, तो A10 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। तो A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5, 9 5 जा 45 प्लस 2, ये क्या आ गया, A10 की वैल्यू आ गई 45 प्लस 2 यानी कि 47। तो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम है, सिर्फ ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है बस।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको एक एपी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है इस एपी के पहले 10 टर्म का सम फाइंड कीजिए या इस एपी के पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब n यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म हो सकता है। आपसे कहा जाए इस एपी के पहले 5 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, तो वहाँ n आपका 5 हो जाएगा। तो इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। पहला एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में पहले तो बिग ब्रैकेट आएगा, उसमें लिखेंगे 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू में d। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें अगर आप n की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं, d की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर n अगर आप 10 रखते हैं तो इसका मतलब आपको पहले 10 टर्म्स का सम पता चल जाएगा। जो भी एपी आपको दिया गया है उसके पहले 10 टर्म्स का सम आपको पता चल जाएगा। अगर आप n की जगह फॉर एग्जांपल 40 रख देते हैं, n की जगह अगर आप 40 रख देते हैं तो उस एपी के पहले 40 टर्म्स का सम आपको पता चल जाएगा। एक और फॉर्मूला भी होता है। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। यहाँ पर एल का मतलब है लास्ट टर्म। अगर आपको कोई ऐसा एपी दिया गया है जिसमें कि लास्ट टर्म आपको पता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जितने टर्म्स की बात की गई है उतने टर्म्स का सम आप पता कर सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करना है वो हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, आपको एक एपी दिया गया है 1 3 5 7 9 और यहाँ पर आप लास्ट टर्म आसानी से देख सकते हैं 9 है, क्योंकि इसके बाद कोई कॉन्टिन्यूशन नहीं है, मतलब 9 यहाँ पर लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर ए यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ 1, डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 3 में से 1 माइनस कीजिए 2 आ गया। आप चाहे तो 5 में से 3 माइनस कर सकते हैं तब भी 2 आएगा, चाहे तो 7 में से 5 माइनस कर सकते हैं तब भी 2 आएगा। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 2। उसके बाद एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 9, वो भी रख दिया। यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल 1 2 3 4 5, तो एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 5। तो हमें इन फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें इन 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, उसकी वैल्यू है 9, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। यहाँ पर ए का मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और एल मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एन की जगह हम रखते हैं 5, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 5, तो एस एन है तो यहाँ एस 5 हो गया। फिर है एन अपॉन टू यानी कि 5 अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो ए की जगह 1 आ गया और एल यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू 9 आ गई। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए एस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन टू इंटू में 1 प्लस 9 क्या होगा 10, तो यहाँ आ गया 10। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 25। तो इन 5 टर्म्स का जो सम आ गया है वो कितना है 25। अगर आप वैसे भी इनको ऐड करेंगे तो देखिए 25 ही आएगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 प्लस 9 25। लेकिन हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज़ किया और इन पांचों टर्म्स की जो वैल्यूज़ है उनका जो सम आया है वो आ गया है 25। अब जो दूसरा फॉर्मूला था उसको भी यूज़ करके देखते हैं। इस बार एग्जांपल में हमने क्या लिया 1 3 5 7 9, लेकिन इस बार ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि 9 के आगे भी टर्म्स जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता ये लास्ट टर्म क्या है। और अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, इस एपी के पहले 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 हो गई। डी कैसे निकालेंगे 3 माइनस 1 करेंगे, डी यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 2। और एन यहाँ पर क्या है 10, क्योंकि हमें पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन हो गया 10। तो इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में पहले तो बिग ब्रैकेट आएगा, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, एन की जगह आ गया 10, तो ये हो गया एस 10। एन अपॉन टू है ना, तो 10 अपॉन टू, एन की जगह 10 रख दिया, 10 अपॉन टू आ गया बिग ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन इंटू में डी, डी कितना है 2, तो इंटू में ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है 9, तो प्लस 9 इंटू में ये वाला 2 यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ये 5 तो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ है, ये 2 भी यहाँ एज इट इज़, प्लस 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 प्लस 2 क्या हो गया 20, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100। यानी ये जो एपी यहाँ पर हमें दी गई है, इस एपी के पहले 10 टर्म्स का जो सम है यानी S10, वो हमें मिल गया है 100। अब इसके बाद हम एक और फॉर्मूला देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए।
अब यहाँ पर अगर आपको स्टार्टिंग के कुछ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे उन नेचुरल नंबर्स का सम पूछा गया है, तो वो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग पहले नेचुरल नंबर 1 से होनी चाहिए। जैसे आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, पहले 5 नेचुरल नंबर दिए गए और आपसे कहा गया इन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसमें हमने पहले 10 नेचुरल नंबर्स लिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिए। अब हमें अगर इसका सम चाहिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम हम फाइंड कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वो दोनों फॉर्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी ऊपर हमने देखे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n+1/2। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, आपको पहले 10 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 से स्टार्टिंग कर दें या 4 से स्टार्टिंग कर दें, नहीं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग 1 से ही होगी, जो पहला नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 10। तो n यहाँ पर क्या हो गया? 10। अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है? पहले 10 नंबर्स का सम, अगर पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम अगर आपने फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू एन n+1/2। तो एस एन की जगह 10 रखा, फिर n यानी कि 10 ब्रैकेट में n+1 यानी कि 10+1/2। अब आगे देखिए, एस 10 इज इक्वल टू, ये 10 एज इट इज़ आ गया, 10+1 यानी कि 11/2। अब ये 10 और 2 आपस में कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिए 5 इंटू 11 किया तो क्या आ गया? 55। तो ये जो 10 नेचुरल नंबर्स हमें दिए गए थे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इनका सम यानी कि S10 हमें कितना मिल गया है? इनका सम हमें मिल गया है 55। अब ऊपर जो हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे उनका यूज़ करके भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये देखा था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितने हैं? 10। तो यहाँ पर n/2 है तो 10/2 आ गया। a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कितनी है? 1, प्लस l मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू जो कितनी है? 10। इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 5, यहाँ 1 प्लस 10 कितना हो गया? 11। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 11। तो 5 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा? 55। देखिए सेम यही वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो S10 हमें कितना मिल गया? 55। एक और फॉर्मूला भी हमने देखा था, उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं, सेम आंसर आएगा। ये फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d। अब यहाँ पर n की जगह तो 10 ही आएगा, तो यहाँ पर 10/2 आ गया, 10/2 बिग ब्रैकेट 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस ब्रैकेट में n-1 यानी कि 10-1 इंटू में d। यहाँ d कैसे निकालेंगे? 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 आ गया, यानी कि d आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। हमें S10 निकालना है, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ तो 5 आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ से तो 2 मिल गया, प्लस 10-1 क्या होता है? 9, 9 इंटू 1 क्या होता है? 9, तो यहाँ ऐसे आ गया 9। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 और 2 ऐड करेंगे 11, तो S10 हमें कितना मिल गया? 55। तो मैंने 3 तरीके से 3 फॉर्मूलाज का यूज़ करके आपको ये सम निकाल कर दिखाया है। तीनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम आया है, 55। अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीपी। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी इज अ सीक्वेंस इन विच द रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी होता है, ये ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें कि कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो कांस्टेंट यानी कि सेम रहती है। कैसे? ये एग्जांपल देखिए, 2 6 18 54 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, आप 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, आप 54 को 18 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यानी कि जब भी आप अगले टर्म को डिवाइड करेंगे पिछले टर्म से, तो आपको सेम रेशो मिलेगी। तो 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 18 को 6 से डिवाइड किया, 3 आ गया, और 54 को 18 से डिवाइड किया, 3 आ गया। तो यहाँ पर कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशो क्या मिल गई हमें? यहाँ पर 3 मिल गई। अब क्योंकि यहाँ कॉमन रेशो है तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है। अब अगर हम इस जीपी को देखें तो इसमें a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और यहाँ पर हमें इस जीपी की कॉमन रेशो क्या मिली? 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 है इस जीपी में, और r यानी कि कॉमन रेशो 3 है। अब अगर हमें इस जीपी के किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं
तो आपको अगर कोई जीपी दिया गया है तो उस जीपी उस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। अब जैसे हमने एपी में देखा था ना, एपी में nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एपी में किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही जीपी में यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप उस जीपी में किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, हमने ये जीपी लिया, पहला टर्म हो गया 2, दूसरा 6, फिर 18, उसके आगे ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन जीपी। इस जीपी में जो फोर्थ टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ए क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है तो ए 2 हो गया। आर यानी कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, आप 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 को 2 से डिवाइड किया, कॉमन रेशो आ गई यहाँ पर 3, ठीक है। और n यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 4, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है, r की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो ये जो n है यहाँ 4 आ जाएगा। ए 4 इज इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, a की जगह यहाँ 2 आ गया, इंटू में r की जगह क्या आ गया, कॉमन रेशो क्या थी 3, तो r की जगह क्या रखेंगे 3, और ऊपर इसकी पावर में क्या है n माइनस वन, तो n की जगह 4 माइनस वन। अब ध्यान से देखिएगा, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। ए 4 इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे इंटू का साइन, 3 की पावर 4 माइनस वन करेंगे, 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू थ्री इंटू थ्री यानी कि 27, इंटू में 2, 27 इंटू टू किया 54 आ गया। यानी कि ये जो जीपी यहाँ पर हमें दिया गया है, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फोर्थ टर्म है, इसके फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी मिल गई है 54। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 4 इज इक्वल टू 54, जिसका मतलब ये हुआ कि इस जीपी के फोर्थ टर्म की वैल्यू 54 है। अब इसी क्वेश्चन को चाहें तो आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको ए 4 निकालना है तो आप लिखिए ए 4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो पावर होती है ना, ये हमेशा इस n यानी 4 से एक नंबर कम होती है, और ये किस वजह से होता है, इस फॉर्मूले की वजह से होता है। ये स्टेप से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, क्योंकि आपने n की जगह 4 रखा और a इंटू आर की पावर n माइनस वन यानी 4 माइनस वन किया, तो ए 4 क्या आ गया, a इंटू आर की पावर 3। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a 4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3, फिर a 4 इज इक्वल टू ए की जगह a की वैल्यू 2 इंटू आर की जगह 3 और ऊपर पावर 3। तो ए 4 क्या आएगा 2 इंटू 27, फिर हम लिखेंगे ए 4 इज इक्वल टू 54। देखिए सेम यही आंसर आ रहा है ना, ए 4 इज इक्वल टू 54, ए 4 इज इक्वल टू 54। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अगर आप ए 4 निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए 4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3। मान लीजिए आप 10th टर्म की वैल्यू निकाल रहे होते, ए 10 लिख रहे होते, तो आप लिखते ए आर की पावर 9, एक नंबर कम कर दिया ना पावर में। अगर आप 20th टर्म की वैल्यू निकालते ए 20, तो आप क्या लिखते ए आर की पावर 19, फिर आपने एक नंबर कम कर दिया ऊपर पावर में। अब हम जीपी की जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। जैसे हमने एपी की जनरल फॉर्म देखी थी ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये जनरल फॉर्म थी एपी की। ऐसे ही अब हम जीपी की जनरल फॉर्म देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होता है ए आर क्यूब, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। और ये कौन से फॉर्मूले की वजह से है, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो अगर आपको ये फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी कि जीपी में जनरल फॉर्म आप पता कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए एन की जगह 1 रखेंगे, ए इंटू आर की पावर एन यानी 1 माइनस वन, ए 1 इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, यानी ए इंटू वन। तो ए 1 क्या आ गया, ए ही तो आ गया। तो ये ए 1 और कुछ नहीं बल्कि ए ही है, और ये आया कैसे, वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। ऐसे ही आप इस जीपी का अगर सेकंड टर्म की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो जीपी में सेकंड टर्म की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए आप लिखते हैं ए आर। क्यों, यहाँ पर आप लिखेंगे ए टू इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 2 माइनस वन। तो ए टू इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 2 माइनस वन यानी कि 1। तो ए टू क्या आ गया, ए इंटू आर यानी कि ए आर। तो देखिए सेकंड टर्म की वैल्यू आपको कैसे मिली, यानी ए टू की वैल्यू क्या मिली, ए आर मिली।
तो जब आप जिस टर्म पर है ना, याद रखिएगा, अगर आप सेकंड टर्म पर है तो r की पावर एक नंबर कम हो जाएगी, 2 से एक नंबर कम यानी कि 1। अगर आप थर्ड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर r की पावर 2 हो जाएगी। फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो r की पावर एक नंबर कम यानी कि 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से मैंने एक जीपी लिखा, ये पहले भी हम लिख चुके हैं। ये जीपी 2, 6, 18, 54 कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, ये एक जीपी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मुझे पता करना है, कोई मेरे से पूछता है कि इस जीपी का ये जो थर्ड टर्म है 18 बताओ ये कैसे आया, तो मैं यहाँ लिखूंगा A3 इज इक्वल टू AR²। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि A3 अगर आप लिख रहे हैं तो R की जो पावर है वो 3 से एक नंबर कम हो जाएगी यानी AR²। तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2, इनटू में कॉमन रेशो क्या है यहाँ पर 3, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। R की जगह 3 रखा और ऊपर आपकी पावर कितनी है 2। सॉल्व करेंगे 2 इंटू में 9 यानी कि 18। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थर्ड टर्म की वैल्यू है 18 कैसे आई वो यहाँ पर आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पर ये एक छोटी सी समरी की तरह जो यहाँ ब्लैक पेन से मैंने ये लिखा है कि an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। अगर आपको जीपी में किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अगर आपको थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू AR²। और ये पूरा कंसेप्ट पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे ही अगर आपको टेंथ टर्म की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे A10 इज इक्वल टू AR की पावर 9। अगर आप A15 की वैल्यू निकालना चाहते हैं यानी कि 15th टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे A15 इज इक्वल टू AR की पावर 14। अगर आप 20th टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे A20 इज इक्वल टू AR की पावर 19। तो जहाँ भी आप R की पावर देख रहे हैं वो R की पावर N के कंपैरिजन में एक नंबर आपको कम ही मिलेगी और उसका रीज़न है ये फॉर्मूला। अब बस एक टॉपिक यहाँ पर रह गया, फ्रैक्टर्स। फ्रैक्टर्स जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा ये बेसिक वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रैक्टर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्टर का मतलब होता है जब कोई एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है तो इसको हम फ्रैक्टर कहते हैं। इसको ना मैं यहाँ पर ये पिक्चर की मदद से आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर स्टेज 0 में आपको एक ब्लैक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एक ऐसे ट्रायंगल बन गया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, और ये जो बीच वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है अब आपको, ये वाला, इस ट्रायंगल को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो आपको ये वाली फिगर मिलती है। ठीक है, अब ये स्टेज 1 आ गया। अब यहाँ पर जो एक ट्रायंगल था उसमें से जब ये इतना पार्ट यहाँ से हटाया, ये बीच वाला ट्रायंगल हटा दिया जो यहाँ व्हाइट में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 3 ट्रायंगल मिल गए आपको। यानी पहले जहाँ पर एक सिंगल ब्लैक ट्रायंगल था उससे आपको 3 ब्लैक ट्रायंगल मिल गए हैं। यानी एक ब्लैक ट्रायंगल से 3 ब्लैक ट्रायंगल निकले हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद भी यही होगा। अब यहाँ पर 3 ब्लैक ट्रायंगल है, 1, 2, 3। अब मैं यही पैटर्न यहाँ पर देखता हूँ। मैं यहाँ पर ये इस ब्लैक ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ इस तरीके से, और ये बीच का जो ट्रायंगल बना है इसको कट कर देता हूँ। तो ये बीच का जो कट किया हुआ पार्ट है वो ये है। अब ये जो सिंगल ब्लैक ट्रायंगल है इसमें से देखिए 3 ब्लैक ट्रायंगल फिर से निकल आए। ऐसे ही यहाँ पर जो ये ब्लैक ट्रायंगल है इसमें मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे और बीच से काट देंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो अकेला सिंगल ये ब्लैक ट्रायंगल है यहाँ से भी 3 ब्लैक ट्रायंगल निकल आए। ऐसे ही यहाँ इस वाले ब्लैक ट्रायंगल से भी 3 ब्लैक ट्रायंगल यहाँ पर निकल आएंगे। तो सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, ये है फ्रैक्टल, और यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी। अब जैसे ये वाला ट्रायंगल है इसमें अगर आप ऐसे ये ज्वाइन करेंगे और ये बीच में से ये कट कर देंगे तो ये जो एक सिंगल ब्लैक ट्रायंगल है इसमें से देखिए 3 निकल आए। फिर ये वाला जो सिंगल ब्लैक ट्रायंगल है इसमें से 3 निकल आए। फिर ये वाला ब्लैक ट्रायंगल इसमें से 3 निकल आए। ये ब्लैक ट्रायंगल इसमें से 3 निकल आए। ये ब्लैक ट्रायंगल इसमें से 3 निकल आए। ये ब्लैक ट्रायंगल इसमें से भी 3 निकले। इस ब्लैक ट्रायंगल में देखिए 3 निकल गए। यहाँ से भी 3 ब्लैक ट्रायंगल आ गए और इस ब्लैक ट्रायंगल में से भी 3 ब्लैक ट्रायंगल निकल गए। तो आप देख रहे हैं कि हर एक ब्लैक ट्रायंगल में से 3 ब्लैक ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं और ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो स्टेज 1 पे हमारे पास स्टेज 0 पे हमारे पास एक ट्रायंगल था। स्टेज 1 पे हमारे पास 3 ट्रायंगल हुए। स्टेज 2 पे हमारे पास 9 ट्रायंगल हुए और स्टेज 3 पे हमारे पास 27 ट्रायंगल हुए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 1 इंटू 3 हुआ, 1 इंटू 3, तो ये वाला 3 आ गया। फिर 3 इंटू 3 हुआ, ये 9 आ गया। 9 इंटू 3 हुआ, ये 27 आ गया। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जीपी बन रहा है। देखिए 3 को 1 से डिवाइड कीजिए, 3 आएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, तब भी 3 आएगा। फिर 27 को 9 से डिवाइड कीजिए, तब भी 3 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसमें जो रेशो है वो सेम आ रही है, 3 3 3। इसका मतलब यहाँ पर जीपी बन रहा है। और यहाँ पर एक और पैटर्न भी आपको नजर आएगा। स्टेज 0 पे एक ट्रायंगल है। अब यहाँ कॉमन रेशो क्या निकल कर आई है, 3 3 3। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। स्टेज 0 पे एक सिंगल ट्रायंगल है, यानी कि 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 मतलब 1 ही है। स्टेज 1 पे कितने ट्रायंगल हो गए, 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 मतलब 3। स्टेज 2 पे 9 ट्रायंगल्स है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। स्टेज 3 पे 27 ट्रायंगल्स है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं कि जिस स्टेज पर भी हम हैं उस स्टेज पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड स्टेज पर हूं तो 3 की पावर मैं 2 कर रहा हूं। अगर मैं थर्ड स्टेज पर हूं तो 3 की पावर 3 कर रहा हूं। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन रेशो ले रहे हैं। कॉमन रेशो हमें 3 मिल गई है, और जिस स्टेज पर आप हो वो स्टेज का जो नंबर है ना वो पावर के रूप में आ गया। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि अगर आप इसमें स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए फोर्थ स्टेज पर आते हैं तो उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे। 3 की पावर 4 मतलब 81। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 3 की फिफ्थ स्टेज, जब आप फिफ्थ स्टेज पर आएंगे तो वहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 5 कर देंगे। यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 3 के साथ ही 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 243। तो ये तरीका भी आप समझ गए कि आपको अगर कॉमन रेशो पता है और यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सी स्टेज पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, तो वो कॉमन रेशो को बेस की तरह यूज़ कीजिए, जैसे कि 3, और उसकी पावर में आप क्या लिखेंगे, जो भी स्टेज होगी वही आप पावर में उस नंबर को लिख देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्टेज पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ पर आप इसके लिए 3 की पावर n इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कॉमन रेशो 3 आपने नीचे लिखी और ऊपर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन से स्टेज पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। अब ये तो बात हो गई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एरिया के हिसाब से कि फर्स्ट 0 स्टेज पे जो ट्रायंगल है उसका एरिया, फिर आगे स्टेज 1 पे जो एरिया है वो इसके कंपैरिजन में कितना है, फिर स्टेज 2 वाला एरिया इसके कंपैरिजन में कितना है, फिर स्टेज 3 वाला एरिया इसके कंपैरिजन में कितना है। ये सब चीज़ें मैं आपको भी समझाऊंगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये सब देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स यहाँ पर आपको हर स्टेज के बताए हुए हैं और उसका ये फॉर्मूला बताया गया जो मैंने भी आपको सिखाया। ऐसे फिर एरिया की भी बात हुई है, उसका भी यहाँ ये फॉर्मूला बनेगा, ये भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया के हिसाब से कि एरिया के हिसाब से यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि स्टेज 0 पे ये कंप्लीट ट्रायंगल, और कंप्लीट का मतलब होता है 1, यानी कि इसका एरिया मैं 1 ले सकता हूँ, 1 स्क्वायर यूनिट। 1 मतलब यहाँ पर कंप्लीट। अब अगर मैं आता हूँ स्टेज 1 पे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टेज 0 में हमने क्या किया था, इस तरीके से मिड पॉइंट्स को मिलाया था और इस तरीके से ये बीच का जो ट्रायंगल था उसको हटा दिया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्टेज 0 है इसमें टोटल कितने ब्लैक ट्रायंगल है, अभी काटने से पहले, ये वाला पीस काटने से पहले 1 2 3 और ये 4, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ कितने रह गए, 1 2 3। यानी कि इसका जो एरिया है ना, स्टेज 1 वाले का जो एरिया है वो इस वाले के कंपैरिजन में 3/4 है। यानी कि अगर मुझे इस स्टेज 1 का एरिया निकालना होगा तो इससे पहले वाले का जो एरिया था 1, मैं इस 1 का 3/4 निकालूंगा, यानी 1 इंटू 3/4। तो मुझे स्टेज 1 का एरिया मिल जाएगा। स्टेज 1 का एरिया कितना आ गया, 3/4। यानी कि स्टेज 1 वाले ये जो पार्ट है, 3 ट्रायंगल जो यहाँ हमें ब्लैक दिख रहे हैं, यहाँ पर जो एरिया है वो स्टेज 0 वाले ट्रायंगल के कंपैरिजन में 3/4 है। अब यहाँ पर ये इतना हिस्सा तो हमने काट दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एरिया होगा वो स्टेज 0 वाले ट्रायंगल के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। ऐसे ही जो स्टेज 2 है इसमें जो एरिया होगा अब ये ब्लैक ट्रायंगल्स का, वो पिछले वाले यानी कि स्टेज 1 वाले एरिया के कंपैरिजन में 3/4 होगा। तो इससे पहले का एरिया क्या था, स्टेज 1 में 3/4 यहाँ हमने फाइंड किया था। तो 3/4 का अगर आप 3/4 फाइंड करेंगे तो ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, 3/4 इंटू 3/4। यानी कि हम 3/4 का 3/4 फाइंड कर रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/4 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो इसका एरिया मुझे मिल गया 3/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका एरिया था 1, 1 मतलब कंप्लीट।
यहाँ पर इसका एरिया क्या आया 3/4, इसका एरिया क्या आया 3/4 का स्क्वायर। अब इस स्टेज 3 का अगर एरिया निकालना है तो इससे पहले वाला जो ये एरिया था इसका 3/4 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी तो यही हुआ था, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, यहाँ भी पावर 1 थी, यहाँ भी पावर 1 थी, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये मिल गया 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका भी आंसर ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पर भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमें क्या मिलेगा 3/4 की पावर 3, 2 + 1 ऊपर पावर में 3 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हर स्टेज पर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न, एक फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है 3/4 की पावर n। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं स्टेज 0 की बात करूँ, स्टेज 0, तो यहाँ पर अगर मैं 3/4 की पावर n की जगह अगर 0 रखूँ तो मुझे 1 मिल गया और यहाँ पर एरिया 1 ही था ना। अब अगर मैं स्टेज 1 की बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पावर में 1 रख दूँ तो मुझे इसका एरिया मिल गया। अब अगर मैं स्टेज 2 की बात करूँ तो पावर में 2 रख दिया तो यहाँ पर मुझे इसका एरिया मिल गया। स्टेज 3 की बात करूँ तो पावर में 3 रख दिया, मुझे इसका एरिया मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम पैटर्न, सेम चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है, फिर चाहे वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के हिसाब से हो, फिर चाहे वो एरिया के हिसाब से हो। तो अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हर नई स्टेज पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो हर नई स्टेज पर जो एरिया है ट्रायंगल्स का, जो ब्लैक ट्रायंगल्स है, हर नई स्टेज पर ब्लैक ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो पिछले वाले स्टेज के कंपैरिजन में 3/4 कम होता जा रहा है। यानी कि स्टेज 1 पे जो एरिया है वो स्टेज 0 के कंपैरिजन में 3/4 है। स्टेज 2 पे जो एरिया है वो स्टेज 1 के कंपैरिजन में 3/4 है। स्टेज 3 पे जो ब्लैक ट्रायंगल्स का एरिया है वो स्टेज 2 के कंपैरिजन में 3/4 है। तो इस तरह से फ्रैक्टल्स का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर फ्रैक्टल के बारे में जो भी बताया गया ये सब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इस टेबल में वही सब इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। सेम वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर की बेसिक वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।